नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। डोटासरा ने ट्विटर पर लिखा है कि बेरोजगारी पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाती। बीजेपी विगत 2 वर्षों से सेना भर्ती प्रक्रिया बंद है। बेरोजगारी चरम पर है। रोजगार के लिए युवा भटक रहे हैं। राष्ट्र सेवा का सपना संजोए युवाओं की उम्र निकल रही है। प्रधानमंत्री जी, चेत जाइए। युवा शक्ति के सपनों को कुचलना बंद कीजिए। यह ट्वीट किया है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की आज अंतिम तिथि है। ई मित्र या फिर SSO ID से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। 850 रुपए प्रीमियम देकर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है और आज अंतिम तारीख है रजिस्ट्रेशन करवाने की। चारे की महंगाई से पशुपालकों की बढ़ती चिंता को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चारे संकट से हाहाकार मचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों ने अपने प्रदेश से चारे की निकासी पर पाबंदी लगा दी है, जिससे राजस्थान में चारा माफिया पनप रहा है। चारे को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ हमारे निकटवर्ती प्रदेश मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश ने अपने प्रदेश से चारे की निकासी पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ राजस्थान में चारा माफिया पनप गया। चारे का अलग अलग स्टोर में, विशेष तौर पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर संभाग के अंदर स्टोर करके चारे को रोका जा रहा है। आज दुर्भाग्य से चारा 13 रुपये 14 रुपये किलो बिक रहा है। आज जितनी भी पंजीकृत हो रहा है, पंजीकृत गौशाला है, उनमें पशुओं का जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा है। सरकार बिल्कुल बेपरवाह है। सरकार को तुरंत इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। चारा डिपो सस्ती दरों पर, रियायती दरों पर चारा डिपो हर ग्राम पंचायत और उपखंड स्तर पर खोले जाने चाहिए, ताकि हमारे यहाँ पशुधन, सर्वाधिक पशुधन है राजस्थान का, पूरे देश में पशुओं को बचाया जा सके। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सपरिवार राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे और प्रभु श्रीनाथ जी की मंगला झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर की परंपरा के अनुसार मंदिर मंडल के अधिकारी ने उपरना उठाकर और श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंटकर गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार का स्वागत किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। जिस प्रकार से जगह जगह बवाल हो रहा है, उससे ये साफ है कि सरकार एक समुदाय विशेष को खुश करने में लगी है। और वर्तमान सरकार जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैला करके समाज को मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, कुर्सी पर बने रहने के लिए इस तरह से समाज को विभिन्न वर्गों में विभक्त करना, हालांकि कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। आजादी के समय से लेकर के आज तक यदि भारत का इतिहास उठा करके देखें तो मजहब के आधार पे, धर्म के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, छोटे बड़े के आधार पर, शहर और किसान के आधार पर, मजदूर और मालिक के आधार पर इस तरह के बंटवारा। टोंक में मालपुरा नगर पालिका चेयरमैन निलंबन के मामले में आज कांग्रेस की आशा नामा पदभार ग्रहण करेंगी। मामले पर बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है और कहा कि ये सरकार के प्रायोजित भ्रष्टाचार की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिसे कार्यभार सौंपा उसके खिलाफ ACB में 30 से ज्यादा शिकायत दर्ज हैं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार करने के लिए ये सब किया है। ये
मालपुरा नगर पालिका में जो भी हो रहा है, ये राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार की शुरुआत है। जिस प्रकार जानकारी में है कि मालपुरा नगर पालिका की चेयरमैन के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, और जो भी ये एंटी करप्शन ब्यूरो की जो एफआईआर बता रहे हैं उसमें उसका नाम भी नहीं है। और ये एसीबी की फाइंडिंग्स में भी आया है। उन्होंने माननीय न्यायालय में जो प्रतिवेदन पेश किया है उसमें उन्होंने लिखित पेश किया है कि चेयरमैन सोनिया सोनी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक उनके पति और हमारे कार्यकर्ता मनीष सोनी की बात करें तो माननीय उच्च न्यायालय ने 482 के तहत उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, यानी कि उसको भी न्यायालय ने दोषी नहीं माना है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमन चोपड़ा मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट का आदेश भी आया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाए। अमन चोपड़ा के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। एडीजी इंटेलिजेंस के नेतृत्व में सांप्रदायिक घटनाओं की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। टीम 6 सदस्यीय होगी। डीजीपी एमएल लाठर ने आदेश दिया है। आदेश मई में 3 जिलों, माफ कीजिएगा, आदेश जो दिया गया उसमें 3 जिलों में हुई सांप्रदायिक घटनाओं की जांच होगी। ये टीम 1 महीने में जांच पूरी कर पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट देगी। बता दें कि करौली, भीलवाड़ा और जोधपुर शहर में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। भरतपुर के कामाजुरहरा रोड पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली बीच सड़क पर पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जयपुर में फिजियोथेरेपी करने के बहाने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। गैंग में शामिल दंपत्ति समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से बोलेरो, मोबाइल बरामद किए गए। ये आरोपी जयपुर के कई इलाकों में वारदात को अंजाम दे चुके हैं। भरतपुर में अपराधियों ने थानाधिकारी और एक कांस्टेबल को गोली मार दी। घटना डी कोतवाली थाना इलाके के गांव इकलेरा की है, जहां अवैध हथियारों की सूचना पर पुलिस दबिश देने गई थी, लेकिन अपराधियों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में डी कोतवाली थानाधिकारी राजेश पाठक और कांस्टेबल जीतू के सिर में गोली लग गई। दोनों को गंभीर हालत में डीग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन बाद में उन्हें भरतपुर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा और कलेक्टर आलोक रंजन अस्पताल पहुंचे और घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जयपुर रेफर करवाया। घटना में जो घायल हमारे सीआई डीग हैं राजेश पाठक और कांस्टेबल जितेंद्र जो हैं, इन दोनों को अभी रेफ़र किया है। दोनों की तबीयत अभी ठीक है। यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया गया है, सीटी स्कैन किया गया है, बट फिर भी एहतियातन इनको एसएमएस जयपुर रवाना किया गया। डी कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव इकलेरा में अवैध हथियारों की सूचना पर दबिश देने गई पुलिस के द्वारा जो अपराधी थे उनके द्वारा हमला किया गया और उसमें जो पुलिस निरीक्षक हैं वो घायल हुए और एक जो कांस्टेबल हैं जीतू नामक वो घायल हुए। अब उनको जो है जयपुर के लिए रेफ़र किया जा रहा है। फिलहाल जो भरतपुर में एक निजी अस्पताल में उनका इलाज किया गया और उसके बाद जो है अब उनको भरतपुर रेफ़र किया जाए। पुलिस के उच्च अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। IG प्रसन्न कुमार खमेसरा हैं वो यहाँ पर पहुँचे। जिला कलेक्टर आलोक रंजन भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है इनसे कुशल क्षेम जानी। फिलहाल जो पुलिस अधीक्षक हैं श्याम सिंह बिश्नोई वो घटना स्थल पर गए हैं और घटना स्थल पर जो है आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल इनको जो है जयपुर के लिए रेफर किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो है घायल हुए हैं और घायल जो है गोली जो है उनके सर में लगी है और एक जो है पीछे के हिस्से में लगी है। और ये जो है तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं कि किस तरह से जो अपराधियों द्वारा जो है हमला किया गया और उसमें जो है दोनों जो है ये घायल हुए हैं। फिलहाल इनको जो है जयपुर के लिए रेफर किया जाए। पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर
मौजूद हैं और अब जो है इनको जो है जयपुर रेफर के लिए किया जा रहा है और जो इनके जो परिजन हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और उनको जो है पूरी घटना बताई गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले किस कदर से बुलंद है कि जब पुलिस कार्रवाई के लिए जाती है तो पुलिस पर जो है हमला कर दिया जाता है। ऐसी घटनाएं तमाम जो है देखने को मिलती हैं। जो आरोपी बताया जा रहा है सुनहरी, उसके द्वारा पहले भी कई घटनाओं को जो है अंजाम दिया गया और ऐसे में पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनको सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के उदई मोड़ थाना क्षेत्र की उस्मान कॉलोनी में मामूली बात को लेकर दो गुटों में विवाद इतना बढ़ गया कि दो गुटों के बीच पथराव हो गया, जिसके चलते मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए अपने अपने मकानों में जा घुसे। पथराव की सूचना पर उदई मोड़ थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बमुश्किल मामले को शांत करवाया। हालांकि पथराव में कोई घायल नहीं हुआ। वहीं अभी तक दोनों गुटों में से किसी भी गुट द्वारा थाने में मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। यह घटना सोमवार की बताई जा रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मेरी बच्ची इनके घर में वहाँ तो बच्चे तंग करते हैं और फिर वहाँ तंग करके यहाँ आते हैं। हमने बोला कि तुम घर चलो, ये गए नमाज पढ़ गए और बान गेट खुलवाए। जब मैंने कुंडी खोली तो बान कही गए खालू जी खाएं। मैंने भी नमाज पढ़े नहीं आए, आ गए मैं नहीं आए तो तुम चलो, तो मैं नहीं चलूँ। क्यों नहीं चलो? चला कैसे नहीं, मैं नहीं चलूँ। मैं करी मत बोले, तन्न मत बोले थे, मैं तू क्यों बोल रहा? बहू ने कही है कि ये कोई बोल रहे तमीज है तो गंदी गंदी गाड़ी फिर बहू से देंगे। अजमेर के नोसर घाटी क्षेत्र में दो गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पुलिसकर्मी और एक युवक घायल हुआ है। दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई। एएसपी प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि पिछले दिनों शादी समारोह में रातीडांग और नोसर क्षेत्र के रहने वाले युवकों में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद शुक्रवार को दोनों गुट एक बार फिर से आमने सामने हो गए। झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को वहां से खदेड़ा। उनके अंदर लड़ाई जो है वो नौसर के अंदर हुई, जिसके ऊपर जब डिटेल से पूरी चीज़ को देखा गया तो ये बात सामने आई कि कल एक बारात के अंदर यहाँ से रातीडांग और नौसर की साइड से कुछ लड़के गए थे और उस बारात के अंदर इनके अंदर आपसी किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ और या फिर बोलाचाली हुई। उसके ऊपर हम और डिटेलिंग कर रहे हैं कि क्या रीज़न रहे थे। उसी बात को लेकर उनमें से एक लड़का जो था जिससे कल बहस हुई वो आज इनको उस एरिया के अंदर देखा, तो बाकी जो ग्रुप के लोग थे नौसर के वगैरह में उन लोगों ने उन लोगों के साथ में बोलाचाली शुरू की, जिसके अंदर के बाकी ग्रुप के जो लड़के थे और इस तरीके से देखते देखते वहाँ पर 20-30 लड़के इकट्ठे हो गए जो कि आपस में दे स्टार्टेड फाइटिंग। ये सारे के सारे जो हैं वो चीता महरात कम्युनिटी से मेजरली बिलोंग करते हैं, जो कि रातीडांग और नौसर एरिया के अंदर है। और इसी बीच के अंदर जब आपको जैसे कि अभी आप SHO साहब ने भी आप लोगों को बताया था कि उनको पकड़ने के लिए और झगड़ा सुलझाने के वक्त के अंदर जो एक पुलिसकर्मी है उनके भी चोट आई है। बाकी चीज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन हम पाइल अप कर रहे हैं। जो इस झगड़े में इन्वॉल्व है उनको यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे पूछताछ के लिए हम दस्तयाब कर रहे हैं और किसका क्या रोल है इसको। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें। अमन चोपड़ा मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का आदेश है कि कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाए। अमन चोपड़ा के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। तो राजस्थान हाईकोर्ट में अमन चोपड़ा के मामले की सुनवाई। अजमेर जिले के नसीराबाद में शुक्रवार की देर रात सिटी थाना इलाके के घोसी मोहल्ले में बच्चों के बीच हुई मामूली बात पर कहासुनी में दो पक्षों के लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों के करीब 4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही सिटी और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP विकास शर्मा और कलेक्टर अंशदीप भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों के लोगों को बिठाकर समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया और शांति और सौहार्द कस्बे में बनाए रखने की अपील की।
आज नसीराबाद में जो घटना हुई थी, जब जानकारी मिली तो यहाँ का मौके की सिचुएशन देखने के लिए पुलिस टीम तो आई है, हम भी यहाँ पर मौके पे आए थे। जो देख के पता चला है वो ऐसा बताया गया है कि दो परिवारों के बीच की लड़ाई है और कोई ऐसा प्री प्लान नहीं है, हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर हुआ है। अभी पुलिस की जो अपना इन्वेस्टिगेशन है वो तो करेंगे। जो लोग जख्मी हुए हैं उनका जेएलएन में इलाज चल रहा है, आउट ऑफ डेंजर है अभी तक जो खबर आई है। जयपुर की मानसरोवर थाना पुलिस ने चाकू की नोक पर युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने की वारदात का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महज 12 घंटे में अपहरण कर फिरौती लेकर युवक को छोड़कर फरार होने वाले दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी आपस में दोस्त हैं, जिन्होंने फिरौती के लिए एक योजना बनाई थी। योजना के तहत पीड़ित युवक का किडनैप किया था। किडनैप करने से पहले बदमाशों ने खुद को एनसीपी पुलिस बताया और जबरन गाड़ी में डालकर ले गए। बदमाशों ने इससे पहले प्रैंक वीडियो बनाने वाले 2 आर्टिस्टों को धोखे से अपनी गैंग में शामिल किया। अपने साथ ले जाने के बाद बदमाशों ने पीड़ित के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान पीड़ित के भाई से 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों से लूटी गई 40,000 की नकदी और लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया। गाड़ी में जिसका नंबर प्लेट ये है, मैंने उनका फोटो भी लिया था। नंबर क्या है बोल कर दो। ठीक है RJ14TF0253। इस गाड़ी में 3-4 आदमी पुलिस का सिविल में थे। वो भाई को पकड़ के अंदर ज़बरदस्ती डाल रहे थे, तो भाई ने हाथापाई भी की, ना बैठने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती वो उनको बिठा के ले गए। जैसे बैठने के बाद में तुरंत उसकी आंखों में पट्टी बांधी और आधे 1-2 घंटे तक उसको घुमाते रहे। कम से कम 1-1.5 घंटे तक उसको घुमाते रहे। और फिर मुझे किसी मेरे पड़ोसी ने कहा, मेरे पड़ोसी के पास किसी का फ़ोन आया कि भाई संजय के भाई को पकड़ के ले गए। फिर मैंने भाई को फ़ोन मिलाया तो पुलिस वाले ने उठाया कि अगर दोबारा कॉल करोगे तो दोबारा मत कॉल करना, दोबारा कॉल करोगे तो इसको 20 साल के लिए अंदर बंद कर देंगे हम। इसका कोई पुराना केस था, उस धमकी से उसने और बोले। उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उनका फ़ोन आया दोबारा 5-7 मिनट के बाद में, तो उन्होंने 1.5 लाख रुपये की मांग करी मुझे से। देवा गुर्जर हत्याकांड में गिरफ्तार भैरू गुर्जर रिमांड के दौरान पूछताछ में कई राज उगल रहा है। पुलिस के मुताबिक देवा की हत्या के लिए भैरू ने अपने जीजा, पुत्र और भाई की भी मदद ली थी। रिमांड के दौरान पुलिस ने सीन रिक्रिएट करवाया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर ली। पुलिस का कहना है कि आरोपी भैरू गुर्जर से कई और खुलासे हो सकते हैं। कोटा शहर की कमांडो टीम है, एक तो वो डीएसटी और डीएसपी, ये इन दोनों की टीमों के साथ ये तीनों जो टीमें थी, ये साथ जैसे जैसे इनपुट मिलता था वैसे वैसे हम ऑपरेशन करते थे और आगे जाकर मुलजिमों की तलाश जारी रही। ये चंबल के किनारे और मुकुंदरा की जो हिल्स की जो तलहटी है उसका जो क्षेत्र थे, बेसिकली सब वहीं के रहने वाले थे और वहीं पर ये छुपे हुए थे। एरिया जिस एरिया में इनकी जाने की संभावना थी, उस संभावना वाले पूरे एरिया में सघन रूप से सर्च ऑपरेशन किया गया। वहाँ मुलजिमों के तलाश के जो संभावित स्थल थे, जो कहीं दूरी पे मंदिर थे या और कोई झोंपड़ियाँ थी या और कोई खाना बदोश जो रहने की जगह थी, वहाँ सभी जगह तलाशी ली गई और जो रूट थे कच्चे रूट, उनमें भी पैदल निकल के और इसको तलाशी के लिए पूरे प्रयास। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना आज 37वें दिन भी जारी है। जयपुर के शहीद स्मारक पर सीएचए अपनी मांगों को मनवाने के लिए डटे हुए हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। ये कोविड सहायक 12 मई को नर्सेज दिवस पर महापंचायत करने वाले हैं, जिसकी तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही ये कोविड सहायक 13 मई को चिंतन शिविर का घेराव करने की भी बात कर रहे हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है। आज 37वें दिन भी शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक जमे हुए, डटे हुए हैं और आज शहीद स्मारक पर इनके द्वारा सफाई अभियान जो है वो शुरू किया गया है। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही जो है वो इस शहीद स्मारक की सफाई जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि बीते 1 महीने से ज्यादा समय से तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और यहाँ पर आए दिन जो है वो कई धरने प्रदर्शन होते हैं। इस लिहाज से यहाँ पर सफाई व्यवस्था न होने के कारण इन लोगों ने आज सफाई अभियान की आगाज जो है वो किया है और तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर इस पूरे शहीद स्मारक को जो है वो सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, किस प्रकार से आज ये जो
सफाई अभियान है वो शुरू किया गया। देखिए, ये हमारे CHA आंदोलन का एक तरीके से हमारा घर बन गया है, क्योंकि हम सभी परिवार के सदस्य यहाँ पे रहते हैं और घर की सफाई करना हमारा दायित्व बनता है। और इस तरीके से हम आज की सफाई के माध्यम से एक सफाई अभियान 11 को भी रखेंगे, जिसके बाद 12 को यहाँ पे बड़ी महापंचायत होने वाली है। तो ये हमारा घर है, इसको अच्छा दिखाने के लिए अच्छा रखना पड़ता है। और 13 तारीख को हम उदयपुर के लिए जाएंगे यहाँ से बसों में, और चिंतन शिविर को चिंता शिविर में तब्दील करने का काम करेंगे। उसमें चिंतन ये होना चाहिए कि CHA को कैसे नौकरी दे राजस्थान सरकार, ये चिंतन होना चाहिए। चिंतन शिविर में ये चिंतन होना चाहिए कि बेरोजगारों को किस प्रकार से रोजगार मिले, उसकी चिंता होनी चाहिए। और ये पोस्टर जो है वो इन लोगों ने तैयार किया। रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि, किस प्रकार का ये पोस्टर है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस पोस्टर के माध्यम से हम आम जन है जो उससे आग्रह करना चाहते हैं भी हम वही हैं, वही नर्सेज हैं जिन्होंने कोरोना के अंदर जो आम जन की जान बचाई थी। आज पिछले 37 दिन से आम जन जो नर्सिंग कर्मी है, कोरोना वॉरियर्स है, वो यहाँ पे गर्मी के अंदर मर रहे हैं। आम जनता का फर्ज बनता है वो हमारे साथ आके खड़ी हो। 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो आम जन है यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि आगे महामारी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ। चौथी लहर चरम पे है, सरकार फिर भी अपनी वो जिद पे अड़ी हुई है। अगर कल को महामारी आ जाती है, चौथी लहर आ जाती है, तो इससे कौन बचाएगा जनता को? 28,000 नर्सिंग कर्मियों को तो सरकार ने हटा दिया। तो आमजन को जागने की जरूरत है। आमजन हमारे साथ आके खड़ा हो 13 तारीख को, 12 तारीख को, ताकि सरकार को आईना दिखाया जा सके। सरकार को आईना दिखाया जा सके, ये कोशिश जो है वो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायकों की और किसान नेताओं के अलावा ये लोग कह रहे हैं कि आम लोगों को भी इसमें बुलाने की कोशिश जो है वो इस महापंचायत में की जाएगी। लेकिन तस्वीरें जो साफ तौर पर बता रही कि किस तरह की कोशिश जो है वो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक कर रहे हैं अपनी ओर से कि ये आंदोलन जो है वो लगातार बना रहे जब तक इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो जाती। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। अलवर के शिवाजी पार्क कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने पानी की समस्या को लेकर अलवर बहरोड रोड को जाम कर दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासन की टीम ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। कई घंटों तक रोड बंद होने की वजह से लोगों को भी परेशानी हुई। लोगों ने आरोप लगाया कि कई इलाकों में एक सप्ताह से पानी नहीं आ रहा है, जिससे उनका जीना मुहाल हो गया है। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आंधी के कारण कई जगहों पर बिजली सप्लाई बाधित रही, जिसके कारण पानी सप्लाई प्रभावित हुई। मौके पर समझाने आए जलदाय विभाग के अधिकारियों को महिलाओं ने खूब खरी खोटी सुनाई। जो 8 रोज से नई लाइन में पानी मिला है, एक बूंद पानी नहीं आ रहा। 8 टंकी नेबरी शिवाजी पार्क की ये कह रहे हैं कि फसल काम में पानी मुड़ जाता रहा। हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा 2 महीने से कंटिन्यू, पर हमारे 4 के में सामने लाइन थी, वो उसमें से फिर भी हेडपंप चला के हम पानी भर लेते थे, ठीक है, गुजारा हो जाता। अब 3 दिन से तो बिल्कुल उसको भी बंद कर दिया। पहले वाले लाइन बंद कर दी, नई वाली लाइन बंद कर दी। अब तो बिल्कुल भी एक टपका पानी नहीं है। सर एक्चुअली ये प्रॉब्लम आई है, कल जो लाइट की कटौती हुई थी ना, थोड़ी बहुत तूफान की वजह से, कटौती नहीं थी, तूफान की वजह से डिस्टर्ब हुआ था। तो इस वजह से जो सूर्यनगर से 6 घंटे पानी मिलता था डेली तुलेड़ा, वो 4 घंटे मिल पाया है ना। उससे पहले इन्होंने क्या किया, शिवाजी पार्क टंकी की सप्लाई परसों डिस्टर्ब थी 1 दिन पहले, तो पहले उसको सप्लाई देना मस्ट था। तो मैंने कहा भाई पहले उसको दे दो, और इनको जैसे ही पानी इकट्ठा होगा आज दिन में पानी दे देंगे। ये पार्षदों से भी इनसे बात हो गई थी, 4 बजे बता दिया था कि भाई हम अभी जो शेड्यूल्ड टाइम है उस पर सप्लाई नहीं दे पाएंगे। कोटा में जीवनदायिनी नदी चंबल बहती है, उसके बाद भी शिक्षा नगरी कोटा के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। दरअसल कोटा पटरी पार इलाके में टंकी तो 10 साल पहले बनकर तैयार हो चुकी है। कुछ कॉलोनियों में पानी की सप्लाई भी शुरू हो गई है, लेकिन ज्यादातर कॉलोनियां आज तक ऐसी हैं जहां पानी की पाइपलाइन तक नहीं पहुंची और लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जैसे ही न्यूज 18 की टीम इलाके में पहुंची तो स्थानीय लोग जुटने लगे और वार्ड नंबर 43 कोटा उत्तर की पार्षद संतोष बैरवा के घर पहुंच गए। संतोष बैरवा के नेतृत्व में सड़क पर ही महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय वार्ड पार्षद का कहना है कि इलाके में अगर पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। तो मेरी ये स्किन प्रॉब्लम नहीं थी, तब हम पूनम कॉलोनी में आए तब से ये स्किन प्रॉब्लम हो गई और बढ़ती जा रही है। मैंने काफी इलाज भी करा लिया इसका। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब नहीं होंगे, पानी की बात है। बिल्कुल सच है, यहाँ का जो बोरिंग का पानी है वो इतना गंदा है जो कि
आदमी के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह है। उनमें स्किन प्रॉब्लम होती है, उनमें अन्य दूसरी बीमारियां होती है। तो इसके लिए यहाँ की क्षेत्रीय वार्ड पार्षद मैडम संतोष बैरवा जी के नेतृत्व में पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार जलदाय विभाग सरकार को हम बार बार धरना प्रदर्शन ज्ञापन दे करके अवगत करा रहे हैं कि हमारी पूनम कॉलोनी क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन टंकी यहाँ बनी हुई है, लेकिन अभी पाइपलाइन के कनेक्शन वगैरह नहीं है और लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। पानी की बात तो बात छोड़िए आप, ये पाइपलाइन का भी कहीं नजर नहीं आ रही कि कहीं पाइपलाइन बिछाई हो। जब तक पाइपलाइन ही नहीं बिछेगी तो पानी कहाँ से आएगा। जलदाय विभाग को कितना कह चुके हैं, अंग्रेज गवर्नमेंट वाली बात आती है वो पूरा सपोर्ट करते नहीं है। दोनों अलग अलग पार्टियाँ आ जाती हैं, इस बीच के अंदर वो अंदर होता सारा काम रुक जाता है। ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। लगातार पूनम कॉलोनी क्षेत्र 50 साल पुरानी कॉलोनी है, 15 साल नगर निगम में सम्मिलित हुए इस क्षेत्र को हो गए हैं। इसके आसपास चारों तरफ जो अवैध बस्तियां उनमें तक यहाँ का चंबल का शुद्ध पेयजल पहुँच चुका है, लेकिन इस क्षेत्र में राजनीतिक दुर्भावना कहे या कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर गया नहीं या सोया हुआ प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं गया। और आज भी करीब 25,000 आबादी का ये जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 43 कोटा उत्तर नगर निगम का, ये चंबल के पानी से वंचित है, जबकि यहाँ का कोटा को एक चंबल का वरदान प्राप्त है। और यहाँ का चंबल का पानी बूंदी जा रहा है, चंबल का पानी भीलवाड़ा जा रहा है। जब अकाल की स्थिति जब पैदा हुई तो यहाँ का कोटा का पानी लातूर तक महाराष्ट्र में भेजा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।